आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी आपके सामने हाजिर हूँ। हक़ खुदरादियत एक ऐसा लफ्ज़ जो कि कश्मीरी पिछले 70 सालों से ज़ायद अरसे से सुन रहे हैं, वो उनको मिला नहीं। कौम परस्त, हर वो कौम जो कौम परस्त बनी उन्होंने आज़ादी हासिल की, लेकिन हमारे आज़ाद खिता के या मकबूजा कश्मीर के वो कौम परस्त जो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं और फिर उन्हीं के ऊपर तनकीद होती है। ऐसा क्यों होता है? फिर पाकिस्तान का और कश्मीरियों का आपस में रिश्ता क्या है? क्या पाकिस्तान और भारत के अंदर जो एक फ़र्क हमें करना चाहिए, तफरीक होनी चाहिए, वो किस लेवल के ऊपर होनी चाहिए? क्या ये जो कौम परस्त हैं ये इसलिए चीखते और चलाते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाज़ औक़ात बोलते हैं चूँकि इनको अपना हक़ नहीं मिलता? ये हक़ कैसे मिलेगा? ये मुख्तलिफ़ नारे क्यों लगाती है कश्मीरी कौम? इनको आज तक ये आज़ादी क्यों नहीं मिली? ये 1 इंच भी आज़ादी लेने की तरफ क्यों ना बढ़ सके? ये सफारती माज के ऊपर, अखलाकी माज के ऊपर हर एतबार से ये क्यों कमज़ोर हैं? इन लोगों के साथ पूरी दुनिया इज़हार यकजहती करती है, लेकिन अखलाकी तौर पे करती है, लेकिन उसका कोई असर जो है वो भारत के ऊपर नहीं पड़ता। क्या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इतनी कमज़ोर है? क्या पाकिस्तान माशी तौर पे इतना कमज़ोर है कि उसकी कुछ सुनवाई नहीं? क्या जो किसी भी केस के अंदर एक वकील होता है, उस वकील को कौन से सबूत चाहिए होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कौन से अल्फाज चाहिए होते हैं, कौन सी ग्रास रूट के ऊपर वो एविडेंस, वो चीज़ें होनी चाहिए जिसके बाद वो हमारी मदद कर सके? अगर वो सारा कुछ मौजूद है तो हम कमज़ोर कहाँ पे हैं? और ये जो नेशनलिस्ट हैं ये झंडे क्यों उतारते हैं पाकिस्तान के? अगर पाकिस्तान दिफाई एतबार से कश्मीरियों को सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, पाकिस्तान की फ़ौज ही हमारी फ़ौज है, वो सारी चीज़ें हैं, तो फिर मसला क्या है हमारे दरमियान? तो आज के गोरखधंधा में एक कौम परस्त जिनका नाम सैयद तहसीन गिलानी है, जो लिबरेशन फ्रंट यूके जोन के सदर भी हैं, इनके भाई जो तोकीर गिलानी हैं वो भी बड़े अच्छे एक्टिविस्ट हैं, कश्मीर के हवाले से बात करते हैं, तो ये मेरा साथ देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपके सवालात का जवाब मैं आज की इस प्रोग्राम में इनसे ज़रूर लूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपसे पहले भी नशिस्त हुई थी जी बिल्कुल। आज हम फिर आमने सामने बैठे हैं। एक कौम परस्त का इंटरव्यू करने के लिए भी आपको बड़ी छानबीन करनी होती है, चूँकि मेरा तल्लुक़ कश्मीर से है तो मेरे लिए आसानी है। तो तहसीन साहब, ये कौम परस्त की तारीफ़ जो है पूरी दुनिया के अंदर, और जो हमारी कौम परस्त की तारीफ़ है वो मुख्तलिफ क्यों है? नहीं देखें, मुख्तलिफ नहीं है। नेशनलिस्ट होना या एक अपनी कौम के साथ, अपने वतन के साथ मोहब्बत करना, ये हुब्बुल वतनी और यही एक इंटरनेशनली मेयार भी है जो लोगों को जो गद्दार और मुहिब वतन में फ़र्क कर रखता है कि आप गद्दार हैं या मुहिब वतन है। और गद्दार की डेफिनेशन सारी यही है कि जो अपने मुल्क के साथ दगा करते हैं, जो अपने मुल्क के साथ जो है ना वो गद्दारी करते हैं। तो मेरे ख़्याल में यहाँ पर चूँकि हमारा इशू है, एक इन्वॉल्व है, दो तीन थ्योरीज़ वहाँ पर पाई जाती हैं जिसकी वजह से जो कौम परस्ती है उसको शायद डिफरेंट एंगल से देखा जाता है, या प्रोपगंडे हैं जो दूसरी जो आइडियोलॉजीज़ हैं वो कौम परस्तों के ख़िलाफ़ करती हैं। लेकिन कौम परस्ती जो है वो ना तो डिफरेंट है किसी भी दुनिया की, उसकी डेफिनेशन से कश्मीरी की कौम परस्ती जो है वो डिफरेंट नहीं है। तहसीन साहब, पाकिस्तानी आपको गद्दार कहें तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन कश्मीरी खुद ही कश्मीरियों को गद्दार कहें तो ये समझ से बाहर है। नहीं, ये कम अकली है, ये कम अकली है और ये प्रोपगंडा है। गद्दारी की मैंने जिस तरह कहा कि डेफिनेशन ये होती है कि मैं अपना मुल्क बेच दूं, मैं अपनी रियासत बेच दूं, मैं अपनी रियासत के राज दूसरे के हवाले कर दूं, या मैं अपनी रियासत को किसी दूसरे मुल्क के ताबे करने की कोशिश करूं। मेरे नज़दीक गद्दारी ये है। मेरे नज़दीक हुब्बुल वतनी ये है कि मैं अपनी वतन की बात करूँ, मैं अपनी वतन की आज़ादी की बात करूँ, मैं अपने लोगों की बात करूँ। यही इंटरनेशनली भी यही मेयार है एक मुहिब वतन और गद्दार में फ़र्क का। कश्मीरी सियासतदानों ने, कश्मीर की असम्बली ने, कश्मीर के आर पार के सियासतदान अगर एक पेज के ऊपर हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो आपको क्या मसला है? नहीं, पहली तो बात यह है कि आर पार की जो असम्बलियाँ हैं वो एक पेज पे नहीं है। वहाँ जो असम्बली है वो हिंदुस्तान के ताबे चलती है और वो हिंदुस्तानी आइन के तहत चल रही है। यहाँ जो असम्बली है ये पाकिस्तान के ताबे और पाकिस्तानी आइन के तहत चल रही है, तो ये एक पेज पर नहीं है। और दूसरा ये कि ये असम्बलियाँ यूनाइटेड नेशन की, अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदातें हैं उनकी रूह से ये मैंडेट नहीं रखती हैं कि ये कोई भी करारदाद पास करके तो ये कह सकें कि हमने इलाक कर दिया है। तो फिर हमें पाकिस्तान के साथ नहीं होना चाहिए कश्मीरियों को, या पाकिस्तान को कश्मीरियों का साथ नहीं देना चाहिए? देखें, साथ की बात ही नहीं है। कश्मीरी ऑलवेज़ कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है। कश्मीरी ऑलवेज़ ये तवक्को रखते हैं कि पाकिस्तान मसला कश्मीर के लिए बेहतर पेशरफ्त करेगा। लेकिन जब लोग मायूस होते हैं, जब आप 73 साल के बाद आप देखते हैं कि हमने अभी तक कुछ भी नहीं पाया, और जब आप ये देखते हैं कि सफारती सतह पर भी हम लूज़ कर रहे हैं, डे बाई डे हम लूज़ कर रहे हैं, तो फिर लोग सवाल उठाते हैं कि आपकी जो तावन है, आपका जो बड़ा भाई होने के नाते जो काम बनते हैं, या आपका मसला कश्मीर के हवाले से जो आप फरीक हैं, आप वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए।
तो इस हवाले से लोग जो हैं वो मतलब सवाल पैदा होते हैं और सवाल सुनने चाहिए लोगों के कि वो क्यों ये सवाल उठा रहे हैं। आप इस बात की मुखालफत करते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो यहाँ नहीं होनी चाहिए? मतलब मैं तो कहता हूँ कि दोनों मुल्कों की फ़ौज नहीं होनी चाहिए ना। आप अगर पहले किसकी नहीं होनी चाहिए? दोनों देखें, अगर आप अक़वाम मुत्तहिदा की अगर तो इमोशंस की वजह से, मेरे इमोशंस क्या हैं, मेरे जज्बात क्या हैं, इसके तहत काम नहीं चलता। इंटरनेशनली कोई कानून भी है, कोई रूल्स भी हैं, फिर हमारे जो मौक़िफ़ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें जो हैं वो जिसको पाकिस्तान ऑफिशली ऑन करता है और पाकिस्तान हमायत करता है कि कश्मीरी को आके उदरादियत बननी चाहिए, उसकी कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। वहाँ लिखा हुआ है कि वो कैसे इम्प्लीमेंट होंगी, उनको लोगों को पढ़ना चाहिए कि वहाँ पर हम किस पे साइन करके एक लाइन में बताएं क्या लिखा वहाँ पर यह है कि डीमिलिटराइज होगा पाकिस्तान, पहले सारी अफवाज निकालेगा, हिंदुस्तान जो है वो बल्क ऑफ फौज रखेगा और उसकी जेर निगरानी जो है वो वहाँ पर आके खुदरादियत होगी। लेकिन हम नहीं मानते जो कौम परस्तू का मौक़िफ़ है लिबरेशन फ्रंट का बिलखुसूस, वो मैं यहाँ करता हूँ कि हम अब कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की इन करारदादों में अमेंडमेंट कराया जाए और पहले पाकिस्तान ना फ़ौज निकाले बल्कि दोनों मुश्तरक एक ही दफ़ा निकालें और एक दफ़ा निकालें। ये नहीं कि पाकिस्तान पहले निकल गई फ़ौजें, जी फिर हमारा क्या स्टेटस? वहाँ पर आप रियासत को जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं वो ये हैं कि डीमिलिटराइज़ किया जाएगा, रीयूनाइट किया जाएगा रियासत को, लोगों को मिलने का मौका दिया जाएगा और एक सर्टन टाइम फ्रेम तय किया जाएगा, 5 साल 10 साल 15 साल, उसके बाद वहाँ पर रेफरेंडम होगा। ये पाकिस्तानी फ़ौज को किसने दावत दी थी आओ कश्मीर में हमें बचाओ? नहीं, हमने नहीं दी दावत। हमसे मुराद क्या है? देखें, बात यह है कि जो 47 में जब रियासत ये तकसीम हुई है 47 के अंदर, ये आज़ाद कश्मीर का हिस्सा जो है ये इस तरफ आ गया, मकबूजा कश्मीर का उस तरफ आ गया, उसके बाद एक अरसे तक आज़ाद कश्मीर की अपनी फ़ौज भी रही है। ये वो जो अपनी फ़ौज कुल्हाड़ियाँ गन्ने बेलचे उठा के लड़ती थी, वो जो लड़ते थे तलवार के सहारे से ही, तो उस दौरान महाराजा हरी सिंह ने भारतीय फ़ौज को दावत दी थी कि वो आए, ऐसे ही था। देखें, एक तो हमें हमारी तारीखें कुछ लिखी हुई हैं जिसको ना आप डिनाई कर सकते हैं ना मैं डिनाई कर सकता हूँ। आज़ाद कश्मीर का योम तासीस जो ऑफिशियली बनाया जाता है वो है 24 अक्टूबर को, यही बात है। हमारे जो कौम परस्त हैं वो 24 अक्टूबर तक पाकिस्तान बन चुका था। 24 अक्टूबर तक पाकिस्तान बन चुका था ना। मैं ये कह रहा हूँ कि 24 अक्टूबर को आप आज़ाद कश्मीर का योम तासीस बनाते हैं, फिर 26 अक्टूबर को आप कहते हैं कि महाराजा ने जो एक्सेशन है वो साइन किया हिंदुस्तान के साथ। 2 दिन बाद 27 अक्टूबर को जी हिंदुस्तान की फ़ौज आई। तो इससे पहले जो है वो रियासत टूट चुकी थी हिंदुस्तान से पहले, चूँकि 24 अक्टूबर जब आप बनाते हैं कि आज़ाद कश्मीर का योम तासीस है, 3 दिन बाद, ये वो तारीख हैं जो हम नहीं कहते हैं, ये बिल्कुल तारीख कहती है और ये मौजूद है, सारे इस पर एग्री करते हैं। तो महाराजा ने गलत किया ना पहले? नहीं, महाराजा के ख़िलाफ़ जो बगावत हुई इसको गलत रंग दिया गया, वो अवामी हकूक़ की बगावत थी बेसिकली। जैसे आप ये समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर एक नया पाकिस्तान की जंग चली है, ठीक है, तो उसको हम ये कहें कि ये पाकिस्तान तोड़ने की साजिश है, ये नहीं है। या किसी मुल्क के अंदर जो सिविल राइट्स की कैंपेन होती हैं वो तो हकूक़ की जंगें होती हैं। अब उसको आप रिफ्ट को हमने जो है ना वो रियासत को तकसीम कर दिया उसकी। अगर महाराजा के कहने के ऊपर भारतीय फ़ौज वहाँ पे आगे मान लिया, तारीख ऐसा कहती है। पाकिस्तान आर्मी के पहले आर्मी चीफ कौन थे पाकिस्तान बनने के बाद, पता है? वो तो बिल्कुल जनरल ग्रेसी थे। जनरल ग्रेसी एक अंग्रेज़ थे। तो जब पाकिस्तानी फ़ौज उस वक्त आई और जब पठान भी दाखिल हुए तो ये जनरल ग्रेसी का कसूर है फिर? नहीं, ये तो बिल्कुल ये कसूर है उस वक्त, लेकिन उस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप भी थी ना पाकिस्तान की। देखें, पाकिस्तान जब बना तो उस वक्त नहीं आ रहे थे, जनरल ग्रेसी नहीं भेजने चाह रहे थे फ़ौज उस वक्त, बिल्कुल, वो फिर भी आगे, ज़रूरत थी ना आना उनका? नहीं, ज़रूरत नहीं थी। देखें, आप अगर इशू को आप प्रॉपरली एड्रेस करते, पॉलिटिकल तरीके से एड्रेस करते, आप जो वहाँ पर जो ये सिविल जत्थे थे ये ना जाते, जो वहाँ पर कबायली दाखिल हुए वो ना होते तो शायद रियासत का ये हाल ना होता। तो इंडिया की आर्मी आ गई तो उसके बाद अगर ये ना आती तो वो तो आज़ाद कश्मीर भी चला जाता। इंडिया की आर्मी, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया की आर्मी एक काबिज़ आर्मी है, इसमें दो कोई राय नहीं है कि एक जालिम है, उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। लेकिन हम जब अगर हम इसको डिबेट बनाते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि इंडिया की आर्मी को जो उसको कानूनी शक्ल कैसे मिली, ठीक है। उस वक्त एक हुक्मरान था रियासत का, ठीक है, जब वो हुक्मरान रियासत का दावत देता है, उसने गलत दी या सही दी, उसने दावत तो दी ना, ठीक है। इंटरनेशनली जब आप इसी इशू को यूनाइटेड नेशन के अंदर लेकर जाते हैं तो वहाँ पर इंडिया जो है वो अपना जवाब देता है और इंडिया वहाँ पर केस विन कर जाता है कि पाकिस्तान की आर्मी भी है, कि पाकिस्तान की आर्मी नहीं, पाकिस्तान ने ट्राइबल्स मैन दाखिल किए हैं। ट्राइबल्स मैन दाखिल किए हैं, वो पठानों की बात कह रहे हैं, पठानों की बात, जो ट्राइबल्स, वो पठानों का आना गलत था।
पठानों का आना बिल्कुल गलत था। मेरी रियासत थी, हम लोग वहाँ पर लड़ रहे थे महाराजा के खिलाफ। हम एक सिविल पठानों ने आके हमारा साथ दिया था ना, कबायलियों नहीं, ने। वो साथ नहीं दिया, आपने हमारी रियासत को तोड़ दिया। बात यह है कि मैं अपने मुल्क के अंदर जमहूरी अमल के लिए कबायली जदोजहद कर रहा पठान हूं। गलत थे, पाकिस्तान आर्मी का आना तो ठीक था ना। ये तो बाद की आई ना, वो भी ठीक नहीं था ना। आप यूनाइटेड नेशन के अंदर अगर आप ये कहें कि मैं अगर आपको इस तरह एक, चलें छोड़े, उस मिसाल को भी मैं नहीं देना चाहता, लेकिन बात यह है कि आप बजाय इसके कि इंटरनेशनल फोरम पर जाकर आप इसकी मुखालफत करें कि हिंदुस्तान ने जो रियासत के अंदर फ़ौज दाखिल की है ये गलत किया है, इसे नहीं दाखिल होना चाहिए। ये रियासत जो है अपना वजूद रखती है, इसके लोगों ने फैसला करना है कि ये किस तरफ जाएं। आप भी आर्मी दाखिल कर गए तो आप दोनों बराबर हो गए। आपकी बातों से तो लगता है कि पाकिस्तान को तो फिर हमारा वकील तक नहीं होना चाहिए था। नहीं, पाकिस्तान को वकील देखें, कश्मीरी मानते हैं, ठीक है, कि पाकिस्तान हमारा वकील है, कश्मीरी कहते हैं पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है, लेकिन हकीकत ये भी है कि आप इशू के फरीक भी हैं। आप फरीक भी है ना, आप ये तो नहीं डिनाई कर सकते कि पाकिस्तान मसला कश्मीर का फरीक नहीं है। मसला कश्मीर के ऑलवेज हम कहते हैं जी तीनों फरीक हैं जी, कश्मीरी है, हिंदुस्तान है और पाकिस्तान है, तो ये तीनों फरीक भी तो है ना। तो हर फरीक को अपना मौक़िफ़ रखने का हक हासिल है। हाँ। अगर हमारा दिफाई एतबार से जो तहफ़्फ़ुज़ है वो पाकिस्तान आर्मी के पास है या पाकिस्तान के पास है, हमें बजट उनसे मिलता है, हमारी सारी सर्विसेज वहाँ से आती हैं, तो फिर पाकिस्तान का झंडा क्यों नहीं होना चाहिए आज़ाद कश्मीर में? देखिए, पाकिस्तान का झंडा 47 से वहाँ पर मौजूद है, बिल्कुल ऐसे ही है, असम्बलियों के ऊपर लगा हुआ है, हर ऑफिस में लगा हुआ है। हम जो हैं जो वहाँ पर आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं, प्रो फ्रीडम लोग हैं, हम मुखालफत करते हैं उसकी कि हमारे ऊपर जो एक कब्ज़ा हुआ जा रहा है और जो लंबा हो रहा है, जो तहरीक के साथ बार बार जो उसको बैक स्टेप किया जाता है, हम उसकी मुखालफत करते हैं। हम पाकिस्तान की पॉलिसियों, गवर्नमेंट की पॉलिसियों पर, मसला कश्मीर के हवाले से जो उनकी पॉलिसियाँ हैं उन पर तनकीद करते हैं। हमने कोई अभी ऐसा शौनिज़म या ये नहीं शो किया कि हमने झंडे उखाड़ के फेंक दिए हों, हमने झंडे फाड़ दिए हों पाकिस्तान के झंडे। आप जर्नलिस्ट हैं, आप इस बात को यानी अरसे से आप वहाँ भी रहे हैं, तो आपने कभी देखा कि नेशनलिस्टों ने कभी पाकिस्तान का झंडा जलाया हो या कभी उतारा हो या किसी मिनिस्टर को रोक कर कहा हो कि जी उतारो ये झंडे? ऐसा कभी नहीं किया हमने। लेकिन हम जो अपना मौक़िफ़ रखते हैं उसको हम जो है ना वो सरेआम कहते हैं कि आपकी जो पॉलिसियाँ हैं ये गलत हैं, ये कश्मीर की तहरीक के ख़िलाफ़ जा रही हैं, कश्मीरियों के हक़ के आज़ादी के ख़िलाफ़ जा रही हैं। मकबूल बाट शहीद के चौक पे अगर पाकिस्तान का झंडा लगा था, उसको बजाय उतारने की अगर कश्मीर का साथ में लगा दिया जाता, दोनों लगे रहते, तो कोई हर्ज नहीं। पहली तो बात यह है कि इसको गलत तरीके से बयान किया गया ये पूरी स्टोरी, और इसके पीछे कुछ नादान दोस्त शामिल हैं जो पाकिस्तान की दोस्ती में या फिर शायद कोई एक प्रॉपर एजेंडा लेकर आए हैं कि हमने इस इशू को हाईलाइट करना है, हमने इंटरनेशनली बदनाम करना है। ये पाकिस्तानी कैसे ऐसे कर सकते हैं जिसको इंडिया वजह बना के तो हमें ही बदनाम करे? नहीं, देखें, वो इससे पहले भी ऐसे लोग मौजूद रहे हैं जो सपोर्ट करते हैं, और मैं नहीं समझता कि कोई पाकिस्तानी जो है वो इस तरीके के साथ इस इशू को हाईलाइट करके तो अपने लिए ही वजह बेइज्जती बनेगा या शर्मिंदगी बनेगा। ये कुछ लोग हैं, उनका बिल्कुल उनको ट्रेस करना चाहिए। उनको ये कुछ लोग किसी पार्टी से हैं? मैं बिल्कुल किसी पार्टी से भी नहीं है, कुछ पार्टी से भी हैं, कुछ इसी तरह ही हैं। मैं बिल्कुल आपके और वो भी नेशनलिस्ट हैं? नेशनलिस्ट नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर है और जो यहाँ पर सफारत खाना है बरतानिया के अंदर पाकिस्तान का, पहले तो हुकूमत पाकिस्तान वहाँ पर जो इंतज़ामिया है उनसे ट्रेस करे कि ये इशू हुआ क्यों, एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए कि वहाँ पर अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के झंडे लगे हुए हैं तो आपने वो पॉलिटिकल पार्टी उसी दिन प्रोग्राम कर रही है, आपने वो झंडे क्यों उतारे? वो शुरू दिन से लगे हुए थे। कौन से हमारे झंडे? पहले से उस चौक पर मिक्स झंडे लगते रहते हैं जो प्रोग्राम होते हैं। 13 अगस्त को JKLF का प्रोग्राम था, ठीक है। तो उन्होंने पाकिस्तान का झंडा उतारना क्यों ज़रूरी समझा वहाँ से? किसने? नहीं, हमने नहीं उतारा पाकिस्तान का झंडा। पहले JKLF के झंडे उतार के वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा लगाया। ये किसने किया? ये इंतज़ामिया ने किया, लोकल इंतज़ामिया जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर हैं या STM है, पुलिस है। फिर वहाँ से जो कबीर अहमद हैं, बरतानिया से वो गए, वहाँ पे सेटल्ड हैं, उन्होंने जब पाकिस्तान का झंडा उतारा तो कोई बेहुरमती की उन्होंने? नहीं, बिल्कुल कोई बेहुरमती नहीं की।
तनवीर अहमद और वहाँ पर जो साथी थे हमारे, उन्होंने 3-4 रोज़ तक पहले धरना दे रखा। एक जो पॉलिटिकल वे है, आपको अपने मुतालबात का जो जेन्युइन तरीका है उसी तरीके से वो कहते रहे कि आपने ये ज़्यादती की है, आपने हमारे झंडे उतारे और उसकी जगह पाकिस्तान का झंडा लगाया। दूसरा ये कि ये मकबूल भट्ट का चौक है, उसकी आप अगर उसके नाम पर एक चौक रखते हैं तो आप उसकी आइडियालॉजी के इसको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, आप उसकी जदोजहद को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं और आप उसी के ऊपर उसकी आइडियालॉजी के ख़िलाफ़ आके फ्लैग लगाते हैं। कैसे मकबूल भट्ट शहीद की आइडियालॉजी के खिलाफ है पाकिस्तान का झंडा लग जाना? मकबूल भट्ट एक इंडिपेंडेंट कश्मीर का उसकी जदोजहद थी, उसने सारी उम्र जदोजहद किया और वो फांसी के फंदे पे झूल गया, लेकिन उसने अपनी जदोजहद पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो मकबूल भट्ट शहीद जो थे वो पाकिस्तान के झंडे को आज जिंदा होते तो ऐसे न लगने देते, किसी और का भी मज़ार होता तो नहीं। पाकिस्तान देखे ना, हम ये कह रहे हैं कि हमने वज़ीर आज़म की गाड़ी से या वज़ीर आज़म के ऑफिस से या किसी सरकारी बिल्डिंग से नहीं उतारा, ठीक है। तो हमारी एक यादगार उतारने की जरूरत क्या पड़ी? इसलिए कि आपने पहली तो बात ये कि आपने हमारे झंडे उतार के लवाया। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारे राइट्स वहाँ पर बनते हैं। आपको कोई हक नहीं पूछता कि हम प्रोग्राम कर रहे हैं और आप हमारे झंडे उतार के तो आप वहीं पे जो है ना वो। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पार्टी के झंडे उतरे और पाकिस्तान का लगा, ये बात बुरी थी। बात यही है कि आप अगर कश्मीर का झंडा उतारते और पाकिस्तान का लगता तो फिर इतनी बात बुरी नहीं थी। नहीं, हमने इससे पहले भी ये होता रहा है, आपने माइंड नहीं किया। नहीं, हम ये कहते हैं कि इससे पहले भी झंडे दूसरी पार्टियां भी वहाँ लगाती रही हैं। जो नॉर्मली एक चौक है उसमें आपके झंडे कोई और पार्टी आके लगा गई, उसका प्रोग्राम हुआ। आप उसी दिन 13 अगस्त को JKLF प्रोग्राम कर रहा है, उसी दिन आप ये काम कर रहे हैं कि आप वहाँ से जो है वो झंडे उतारते हैं JKLF के और वहाँ पर वो लगाते हैं आप पाकिस्तान का झंडा। और ये एक प्री प्लान है, ये एक साजिश के तहत फिर आप लोगों से मज़ाकरात करके आप कहते हैं जी ठीक है जी हम ये झंडा उतार देते हैं तो आपकी जो है ना वो हम दोबारा आप झंडे लगा लें। फिर आप 2 दिन के बाद या तो आप मुज़ाकरात ही ना करें या आप लोगों को कहें ना। फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद लोग गए वहाँ पर, उन्होंने बड़े एहतराम के साथ झंडा उतारा, फ्लैग नीचे लाया, वो पकड़ के बैठे हुए हैं, वीडियो है मौजूद है। और ये लोग जो कह रहे हैं कि जला दिया, बेइज्जती कर दी, उसकी डिसरिस्पेक्ट हो गई, ये बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये इनको छानबीन करनी चाहिए यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। क्या तनवीर अहमद की तरफ से जब झंडा उतारा गया, अगर वो ये अमल ना करते तो ये फसाद ना होता? नहीं, वो अमल अगर ना भी करते तो, अगर उतारते ना भी तो हमारा वहाँ पर एक धरना, एक सिटिंग प्रोटेस्ट था। उससे पहले वो तो कानूनी हक है ना, वो तो करना उससे चाहिए। पहले आपके मुज़ाकरात हो गए, आपको इंतज़ामिया कहती है कि हम झंडा जो है वो डाउन कर देंगे, ये हमारी गलती है, हमने आपके उतारा है वहाँ से। तो तनवीर अहमद ने जो उतारा वो उसी वादा खिलाफ़ी और जो उन्होंने कहा था, जो एग्रीमेंट हुआ उनके दरमियान, उसकी खिलाफ वर्जी किया और उसने जाके वो उतारा। इस पाकिस्तानी झंडे का तलक पाकिस्तान से क्यों? आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को क्यों नहीं पूछते आप? हम तो पूछते हैं, हम तो, हमारी तो स्ट्रगल यही है, हम तो पॉलिटिकली तो हम यही कहते हैं। उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी इसके ऊपर? नहीं, उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। तनवीर अहमद साहब अब भी अंदर हैं, जेल अभी अंदर हैं। वो कब बाहर आएंगे? ये तो देखें, अभी तो इसकी कानूनी जंग भी है, वो भी हम लड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं आईनी और कानून की किस रूह के तहत उन्होंने गलत किया? किसी भी रूह के तहत गलत नहीं किया है। आपके पास वकील है? हमारे पास वकील हैं और पाकिस्तान का जो आइन है, देखें जो लोग जज्बात की बात करते हैं, जज्बात से नहीं होती चीज़ें, कानून के तहत वहाँ लड़ी जाती हैं चीज़ें। वहाँ पर पाकिस्तान का आइन है, मुल्क जज्बात से नहीं चलते, आइन से चलते हैं। तनवीर अहमद साहब ने भी फिर जज्बाती गलती की? नहीं, तनवीर अहमद ने जज्बाती गलती नहीं की है ना, मैं वही कह रहा हूँ ना कि तनवीर अहमद ने उसने किसी कानून को हाथ में नहीं लिया, किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। जब आपको तो फिर उनका जुर्म क्या है? कोई जुर्म नहीं है, उसका जुर्म यही है कि वो अपनी रियासत की बात करता है। उसने कहा मेरी रियासत के अंदर आपने ये गलत किया है, इस बंदे की एक यादगार है जिसकी सोच ये थी, तो आपने उस सोच के खिलाफ काम किया है। इस बात को सारे नेशनलिस्ट बुरा समझते हैं? सब नेशनलिस्ट बुरा समझते हैं। इस पॉइंट पे सारे एक पेज पे हैं? नहीं, नेशनलिस्ट इस पॉइंट पे किस पे है, मतलब आप कह रहे हैं ये झंडे वाला जो मामला? हाँ, ये तो बिल्कुल सारे, चूँकि मकबूल भट्ट गैर मुतनाज़ा तौर पर सबका रहनुमा है, सबके लिए पता है कि मकबूल भट्ट इंडिपेंडेंट कश्मीर की जदोजहद कर रहा था। आप उसके ऊपर जब उसकी आइडियालॉजी के ख़िलाफ़ लगाते हैं तो इसका मतलब है आप चढ़ा रहे हैं, आप वहाँ की जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आप उनके साथ शेरखानी कर रहे हैं, आप उनको चढ़ा रहे हैं। तो उसका तो रिज़ल्ट तो यही निकलना है कि लोग जो है ना वो मुश्तिल होंगे आपके ख़िलाफ़। आपको लगता है ना पाकिस्तान हमारा हमदर्द है? नहीं, मुझे लगता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है। मैं जो इसका तारीखी पस मंज़र है उसकी बिना पर कहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि कोई हमदर्दी मुझे आज तक नज़र आई हो। आज़ाद कश्मीर में तो बड़ा अमन है जहाँ पे हमारे पास फ़ौज है। सर, फ़ौज तो अमन इसलिए है कि हमने वहाँ जंग शुरू की हुई है,
हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हम लड़े हैं, हमने बंदूक उठाई है, हमने बज़ोर ताकत उनसे लड़ने की कोशिश की है और लड़ रहे हैं उनके साथ। यहाँ पर हमारी भाईबंदी है, हम प्यार से कह रहे हैं कि भाई ये चीज़ें गलत हैं। अब देखें, आप आज आवाज़ सुने पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं, आप वो सुने। जमात इस्लामी के अमीर का कल परसों इंटरव्यू है, वो सुने। वही बातें जो हम एक अरसे से कह रहे हैं, पाकिस्तान से एक अरसे से अपील कर रहे हैं कि यार आप गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर पर मुश्तमिल हुकूमत बनाओ। ये नेशनलिस्टों का जो है ना वो डिमांड है। नेशनलिस्ट ये कह रहे हैं कि कश्मीरियों को आगे करो, इनको सफारतकारी करनी। ये तो आप हक और सच की बात कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की एक हुकूमत होनी चाहिए। जब हम ये बात करते हैं तो हमें कहते हैं जी ये गद्दार है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। अब पाकिस्तान के पार्लियामेंट से ये आवाज़ें उठ रही हैं तो आप उनसे पूछें कि वो क्यों कि ये कह रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये समझने की हैं। इसको लोगों को इमोशनली देखना होगा, तारीख़ी तौर पर देखना होगा, तहरीक कैसे आगे बढ़ सकती है ये देखना होगा। आप ये टैग लगाना छोड़ दें कि ये जो बात करते हैं ये इंडिया के एजेंट हैं, ये फ़लाँ के एजेंट हैं। हम एजेंट नहीं हैं, हम यही बात कर रहे हैं जो एक बेहतर वे फारवर्ड है, जो पायदार हल है इस मसले का। आज के दौर में इलाक़ जो है ये कोई पॉसिबल हल नहीं है, ना ही इस दौर से आपके जो हालात हैं इस दौर नैज पे हैं कि आप ऐसी किसी थ्योरी पे इम्प्लीमेंट करवा सकें जिसका कोई आगे कोई रास्ता ही नहीं है। रास्ता ही नहीं है। बिल्कुल आज़ादी एक ही तरीका है कि हक़ खुदअदियत और रेफरेंडम। देखें जी, आज़ादी बिल्कुल एक ही रेफरेंडम करवाया जाए। वहाँ पर हम कहते हैं ना, हम मानते हैं कि ठीक है अगर इलाक़ जो है ना उसको लोग वोट देते हैं तो वो किसी भी मुल्क के इलाक़ तो हम मान लेंगे कि भाई लोग चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो पाकिस्तान हो हिंदुस्तान। ज़ाहिर है हक़ खुदअदियत जब आप रेफरेंडम करवाएंगे तो वहाँ लोगों को ऑप्शन तो आप देंगे। आप ये तो ऑप्शन दे नहीं सकते कि हिंदुस्तान को बाहर निकाल के तो आप उस कौम को कौन रेफरेंडम का हक देगा जिसको कर्फ्यू में रहते हुए 1 साल और 1 महीने के करीब वक्त हो गया। देखें ना, जो बाहर थे उन्होंने हक दिलाना था। कर्फ्यू में एक हिस्सा उसका कर्फ्यू के ज़ेर असर जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है। आज़ाद कश्मीर जो था, गिलगित जो था, ये लोग जो मौजूद थे और फिर वो लोग जो हमारे पुश्तीबान बने हुए थे, जिन्होंने हमारी सफारतकारी अपने हाथ में रखी, जिन्होंने तहरीक की बागदौड़ अपने हाथ में रखी, ये इन लोगों ने जो है वो उन लोगों को हक दिलाना था। लेकिन 1 साल गुजरने के बाद आज आप देखें कि कोई ज़रा एक सिंगल ऐसा स्टेप नहीं उठाया गया कि उन लोगों की परेशानी एटलीस्ट उनकी ये मुश्किल ईज़ हो सके, एटलीस्ट उनको कर्फ्यू से निकाला जा सके। तो मैं नहीं समझता कि अब कोई इतनी मुश्किल बात है या ये कोई इतना जो कंफ्यूज इशू है कि हम इसको समझ ना पा सकें कि पाकिस्तान अमलन तौर पर मकबूजा कश्मीर को छोड़ चुका है और वो बस यही है कि जहां आप हो और ये आपको क्यों लगा कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर देखें ना, आप देखें कि बात यह है कि पहली बात यह है कि एक तो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन है, दूसरा यह है कि आपने शिमला अकॉर्ड किया हुआ है और इस दोनों के अंदर यूनाइटेड नेशन में भी ये दर्ज है कि कोई भी मुल्क यूनिलैटरली कोई चेंज नहीं कर सकता रियासत की उस पोजीशन को। और शिमला के दरमियान भी आपने कहा कि हम बाईलैटरली जो हम मुखालफत करते हैं लेकिन हम दोनों बैठकर इस मसले का हल निकालेंगे। आपको ये लगता है यूनिलैटरली जो है वो रियासत की उस पोजीशन को चेंज किया, उसे यूनियन टेरिटरी बनाया। पाकिस्तान ने तो आईनी हैसियत तब्दील नहीं ना की आज़ाद कश्मीर की और वहाँ की। पाकिस्तान की आईनी हैसियत की तब्दील करने या नहीं, पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ तो है ना इस मसला कश्मीर के ऊपर। पाकिस्तान एक स्टैंड तो रखता है ना। हुआ पाकिस्तान के ऊपर कि इनके ज़ाती मफादात हैं पाकिस्तान और भारत के, जब आईनी हैसियत भारत ने तब्दील की तो पाकिस्तान ने रोल प्ले नहीं किया। रोल प्ले नहीं किया ना, तो आपको लगता है पाकिस्तान ने उसको कबूल कर लिया? कबूल कर लिया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसके बाद जाके तो यूनाइटेड नेशन में सलामती कौंसिल में नॉन परमानेंट सीट हिंदुस्तान ने ले ली है, वहाँ पाकिस्तान का वोट शामिल है, 194 वोट है। क्या सबूत है आपके पास कि पाकिस्तान ने वोट दिया? उन्होंने पहले भी कहा है, बाद में भी कहा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि तो शायद इसका कोई फ़ायदा हो उनको वोट देने का। फ़ायदा तो यही है कि बस ठीक है आप जो आगे आने की बात कर रहे हैं ये ना करें, आप उधर ही रहें, हम यहाँ आज़ाद कश्मीर में हम रहते हैं, इसके अलावा तो कोई नहीं हो। वो तो वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद अपने बयान में कहा था कि हम आज़ाद कश्मीर की हिफाजत करना जानते हैं, हम आज़ाद कश्मीर की तरफ आंख उठाकर नहीं देखने देंगे। अगर भारत आईनी हैसियत तब्दील कर सकता है वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में, तो क्या पाकिस्तान भी मुस्तकबिल में आज़ाद कश्मीर की आईनी हैसियत बदल सकता है? बिल्कुल, जिसकी ताकत उसकी वो कर सकता है, लेकिन उसका कोई हल नहीं है। ये कोई ऐसा हुआ तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग तो फिर अपनी जंग तो जारी रखेंगे।
उसके और ये बाद तो जंग का जवाब नहीं बनता वैसे। नहीं, क्यों नहीं जवाब बनता है? जवाब तो बनता है, रियासत हमारी फिर है, तो हमसे आपको- पूछा ही नहीं गया ना। फिर तो देखें, आपको आज़ादी वहाँ से लेने के बजाय इधर से लेनी पड़ जाएगी। बल आने वाले हालात तो यही लगते हैं कि जिस तरह की पेशरफ्त की जा रही है उसमें यही नज़र आ रहा है कि जो जहाँ है वो अपनी आज़ादी की जंग बात करे, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि आप हमारे भाई हैं, आप हमारे वकील बने हुए हैं। एक आपने जो आपकी पोजीशन है और जो तरीक़ाकार है इसमें तब्दीली लाएं। तहरीक के हवाले से लोग अब ये बात ओपनली कर रहे हैं कि आप तहरीक के हवाले से संजीदा नहीं है, आप अपने मफादात की बात कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुजफ्फराबाद के अंदर उस दिन बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि मेरा वज़ीर आज़म कहता है कि मेरे मुल्क के खेत लहलाने चाहिए, मेरा वज़ीर आज़म कहता है कि मेरे मुल्क के अंदर बिजली आनी चाहिए, तो इसलिए कश्मीर हमें ज़रूरी है। तो आपको पानी चाहिए, आपको आपके खेतों की फसलें चाहिए, आपको कश्मीरियों से कोई गर्ज नहीं है जो 1 साल से लगातार मर भी रहे हैं और पिछले आप 70 साल से जो तहरीक की बात कर रहे हैं। तो उसमें एक संजीदा किस्म की पाकिस्तान को पेशरफ्त करनी होगी तहरीक के हवाले से कश्मीरियों के साथ मिलकर, अदरवाइज़ यानी फिर हम सोचने पर मजबूर हैं कि आप चाहते क्या हैं। आपको क्यों ऐसे लगता है कि पाकिस्तान सिर्फ अपने पानी और बाकी चीज़ों के ज़ाती मफादात के लिए स्ट्रगल कर रहा है? सर, एक तो आपने खुद अपने मुंह से कहते हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप स्पीच सुने शाह महमूद कुरैशी साहब की जो उन्होंने बैठ के वहाँ किया। उन्होंने यही कहा कि मेरे पंजाब के खेत लहराने चाहिए, मेरे मुल्क की बिजली होनी चाहिए, उसके लिए हमें पानी चाहिए। आप कश्मीर इशू के ऊपर आप जब बाहर जाते हैं तो आप कश्मीरियों की बात नहीं करते हैं, आप कश्मीरियों की हक़ उदरादियत की बात नहीं करते। आप ये नहीं कहते कि हम तैयार हैं हक़ उदरादियत देने के लिए। आप फरीक है ना, यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन कहती हैं कि दोनों फरीक अपने अपने एरिया में, अपने अपने मकबूजा इलाकों में वो हक़ खुदरादियत के लिए फ़ज़ा साजगार करेंगे, वहाँ पर इन्वायरमेंट बनाएंगे कि लोगों को आज़ादाना तौर पर वो अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करने का मौका मिल सके। और जब आप ज़ेर कब्ज़ा जो एरिया है, गिलगित है और आज़ाद कश्मीर है, आप क्यों नहीं कहते इंटरनेशनल फोरम पर जा कर के हम तैयार हैं, हम यहाँ पर रायशुमारी के लिए तैयार हैं, हम डीमिलिटराइजेशन के लिए तैयार हैं? कब कहते हैं? यही तो रोला है कि आप जाकर क्यों नहीं कहते कि हम डीमिलिटराइज के लिए तैयार हैं, हिंदुस्तान से कहें फौजें निकाले, हम जो है ना वो रायशुमारी करवाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हालात ऐसे ना बन जाएं कि कहीं ये कहना पड़े कि इस कश्मीर को चाइना को ठेके पे दे दिया जाए। वो तो आधा तो दे दिया इन्होंने, गिलगित बल्तिस्तान तो इन्होंने दे दिया है ठेके पे। अब बाकी जो बचता है वो चाइना शायद ले ना ले, लेकिन कोई वहाँ से जो है ना वो टवाना राजा महाराजा आके ले लेगा। तो इसी तरफ जा रहे हैं। अगर आप कौम परास जो हैं वो वोट नहीं देते, असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप उस आइन को नहीं मानते जिसके तहत ओथ लेके वो चीज़ें की जाती हैं, तो आपकी आवाज़ कौन सुनेगा? देखें ना, एक तो ये है कि ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। हमने इसी तरह देखा पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने से पहले भी ऐसे ही आइन एक्ट ब्रिटिश इंडिया लेकर जाता था। लोगों को जो भी काबज़ होता है उसकी कोशिश ये होती है कि उसके कब्ज़े को आइनी हैसियत मिले, उसके कब्ज़े को कानूनी शक्ल मिले और लोग उसके जो बनाए हुए कानून को फॉलो करें। लेकिन जो तहरीकें चली हैं दुनिया के अंदर, जितनी भी आज़ादी की तहरीकें, वो इसी तरह चली हैं कि कानून की वायलेशन करके, उस जबर के जो कानून हैं उनके ख़िलाफ़ उठकर, उन जबर के जो हथियार थे उनके ख़िलाफ़ उठी हैं। तो अब जो एक्ट 74 है, मुझे वोट हम देते नहीं हैं, हमें देने नहीं दिया जाता। यानी मैं रियासत आप वोट देना चाहते हैं? हम वोट देना चाहते हैं ना, आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। बात यह है कि 70 साल से वहाँ पर आज़ाद कश्मीर के अंदर जो गवर्नमेंट चल रही है, जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, वो सारी की सारी प्रो पाकिस्तान लोगों की चल रही है। वहाँ पर जो इलेक्शन हो रहे हैं वो प्रो पाकिस्तान के लोग हो रहे हैं। हम उनके इलेक्शन के मुखालफ नहीं हैं, हम उनके इलेक्शन लड़ने के मुखालफ नहीं हैं, हम उनके नज़रिए के मुखालफ नहीं हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसी रियासत के हम भी शहरी हैं, उसी रियासत का जो स्टेट सब्जेक्ट है वो मैं भी रखता हूँ, मेरे भी उतने ही हक हैं जो किसी प्रो पाकिस्तानी के हैं। मुझे क्यों नहीं ये हक दिया जाता? ठीक है, ये कौम परास जो हैं, आज़ाद कश्मीर की आबादी की बात कर लेता हूँ, 500,000 यानी कि 50 लाख लोग हैं, आप उसका 5% भी नहीं बनते जो कौम परास ने, पता है आपको? देखें, जो चीज़ें या तो आप किसी वोटिंग में जाएं तो आपको पता चलेगा कि भाई आम नहीं, देखने में नज़र आता है ना, देखने में जो नज़र आता है। अगर आप 2-4 साल पिछले साल बता दें, मैं गारंटी कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, मुझे कोई प्रो पाकिस्तान पार्टी का कोई इलाके पाकिस्तान का, वहाँ पर आपको पता है कैंपेनें भी अफ्ता इलाके पाकिस्तान या मतलब इस तरह की चली हैं, आप मुझे दिखा दें कि किसी भी पार्टी ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से ज़्यादा लोग सड़क पर लाए हों।
मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार, चूँकि वो एक रिमोट एरिया है उसके। हमारी तो स्टूडेंट 2 साल पहले स्टूडेंट जो पार्टी है उसका जो हुआ उसमें तकरीबन 8 से 10 हज़ार स्टूडेंट वहाँ पर मौजूद था। आज़ाद कश्मीर की मौजूदा क़यादत में, लिबरेशन फ्रंट को छोड़ के बात कर रहा हूँ, कोई एक लीडर का नाम बताएं जो इस तरीक को, चीज़ों को मोटिवेट करके आगे लेके बढ़ सकते। जो विजन, क्लियर विजन है इस वक्त, जो चीज़ें चल रही हैं वो मैं समझता हूँ कि राजा फ़ारूक हैदर की इस पिछले जो साल 2 साल के अंदर जो उन्होंने मसला कश्मीर के हवाले से कुछ बयान दिए हैं या कुछ अपनी स्टेटमेंट्स रखी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सामने भी, वो बारसूरत जो है ना वो काबिल तारीफ़ हैं कि उन्होंने एक अच्छे अंदाज में और एक बेहतर मौक़िफ़ लेकर आ गए हैं कश्मीर को। तनवीर अहमद जो हैं वो बरतानवी नेशनल हैं? जी बिल्कुल, बरतानवी नेशनल है। आज भी वो इस मुल्क में आ सकते हैं? आ सकते हैं। वो क्यों वहाँ पे रह रहे हैं? वो तो एक अरसे से रह रहे हैं। मेरा तनवीर साहब तनवीर साहब JKLF के मेंबर नहीं है। ये एक चीज़ जो है ये क्लियर होनी चाहिए कि तनवीर अहमद जो है वो ना हमारी पार्टी के मेंबर हैं और ना ही उनका पार्टी के साथ कोई तल्लक है। मकबूल भट्ट शहीद साहब के साथ उनका क्या तल्लक है? नहीं, वो नेशनलिस्ट है ना। आज़ाद कश्मीर में दर्जनों नेशनलिस्ट पार्टियां चल रही हैं और ऐसे लोग भी हैं जो किसी पार्टी के नहीं हैं लेकिन वो नजरिया रखते हैं। हाँ, फिर भी नेशनलिस्ट। तो यहाँ जाए ना कोर्ट में कहें हमारा मुल्क का शहरी जो है वहाँ जेल में बंद है। नहीं, यहाँ पर तो वो जाहिर है वो तो वहाँ पर भी कोर्ट में केस लड़ेगा। यहाँ पर भी जो हमने किया है वो हम MPs के साथ अप्रोच कर रहे हैं कि भाई एक ब्रिटिश सिटीज़न है लेकिन वो उतना ही उसी रियासत का भी शहरी है ना, उसी रियासत का बेटा है, उसके वो भी स्टेट सब्जेक्ट होल्डर है, उनके भी उतने ही हक हैं। बिल्कुल उतने ही हक हैं, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं कर सकता। वहाँ पर तो आधे से ज़्यादा लीडरशिप तो यहाँ के पासपोर्ट रख के बैठी हुई है जो वहाँ असम्बली में बैठती है। 10 लाख कश्मीरी हैं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, आप देखें। थैंक यू।